नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान, अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है गणितीय अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग की लोच की गणना करना। वास्तव में जो मांग होती है वह कई तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे कि मांग स्वयं, मूल्य पर, उपभोक्ता की आय पर एवं अन्य वस्तुओं के मूल्य द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार जब किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन हो, उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग में हुए प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम मांग की मूल्य लोच कहते हैं। मांग हम जान रहे हैं कि मूल्य उपभोक्ता की आय तथा दूसरे वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है। इस प्रकार मांग की लोच इन तीनों चरों द्वारा निर्धारित होगी। यदि किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु के मूल्य द्वारा प्रभावित हो तो इसे हम मांग की मूल्य लोच कहेंगे। यदि किसी व्यक्ति की मांग उसकी आय द्वारा प्रभावित होती है तो हम उसे व्यक्ति की आय मांग की लोच कहेंगे। यदि अन्य वस्तुओं के मूल्य द्वारा उसकी मांग प्रभावित होती है तो इसे हम वास्तव में आड़ी मांग की लोच कहेंगे। इस प्रकार मांग की लोच तीन प्रकार की होती है: मांग की मूल्य लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। आइए हम इन तीनों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मांग की मूल्य लोच, अर्थात डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम मांग की मूल्य लोच कहते हैं। वहीं यदि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ वाई, यानी मांग आय का फलन हो, तब यदि किसी वस्तु की आय में परिवर्तन हो, उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन हो उसे हम मांग की आय लोच कहेंगे। आड़ी लोच के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि अन्य वस्तु के मूल्य, मान लीजिए एक्स वस्तु की मांग है, अन्य वस्तु वाई है, वाई वस्तु के मूल्य में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक्स वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग की आड़ी लोच कहते हैं। आइए हम इसे फार्मूला एवं एक उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हैं। यहां पर हमने वस्तु एक्स, उसकी डिमांड है, फलनात्मक संबंध है उसी वस्तु के मूल्य, उपभोक्ता की आय तथा अन्य वस्तु y के मूल्य के संदर्भ में। यहां पर हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग तीन चरों द्वारा, उस वस्तु के मूल्य, उपभोक्ता की आय और अन्य वस्तु के मूल्य द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार तीन चर होने के कारण मूल मांग की मूल्य लोच भी तीन चरों द्वारा निर्धारित होती है। यहां पर अगर किसी वस्तु की मांग उसी वस्तु के मूल्य द्वारा निर्धारित होती है तो हम इसे मांग की मूल्य लोच कहेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आय द्वारा उसकी मांग निर्धारित हो तो इसे व्यक्ति की आय मांग की लोच हम कहेंगे। यदि अन्य वस्तुओं के मूल्य में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जो परिवर्तन आएगा उसे हम मांग की आड़ी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। इस प्रकार मांग की मूल्य लोच तीन प्रकार की होती है। आइए हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं मांग की मूल्य लोच की। यहां पर मांग की मूल्य लोच को हम स्पष्ट करना चाहेंगे। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप मात्रा में हुए प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की मूल्य लोच या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कहा जाता है।
यहाँ पर P प्रारंभिक मूल्य है, Q प्रारंभिक मात्रा है, डेल्टा P मूल्य में हुए परिवर्तन को स्पष्ट करता है, डेल्टा Q मात्रा में हुए परिवर्तन को स्पष्ट करता है। यहाँ पर वास्तव में मांग और मूल्य के बीच में ऋणात्मक संबंध लगाया पाया जाता है, इसलिए इसके फार्मूले में ऋणात्मक सिंबल रहेगा। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का मान 1 आता है, तो हम कहेंगे वस्तु आरामदायक है यानी लोचशील है, आरामदायक है या लोचशील है या इकाई के बराबर लोचदार है। यदि ईपी का मान ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वस्तु विलासी है अर्थात अत्यधिक लोचदार है। और यदि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का मान 1 से कम आ जाए तो वस्तु आवश्यक वस्तु है अर्थात बेलोचदार है। इस प्रकार हम मांग की मूल्य लोच की गणना इन 3 बिंदुओं के आधार पर करेंगे तथा वस्तु का नेचर भी डिटरमाइन करेंगे। आइए हम एक उदाहरण द्वारा इसे हम और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक मूल्य 10 रुपए है, खरीदी गई मात्रा 100 है। यदि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होकर के 12 रुपए हो जाता है तो खरीदी गई मात्रा घट करके 80 हो जाती है। मांग की मूल्य लोच की गणना कीजिए, साथ ही साथ वस्तु का नेचर भी बताइए। तो हम जानते हैं कि ईपी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू होता है। डेल्टा क्यू बराबर Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, तो Q2 का मान यहाँ पे 80 माइनस 100 मीन्स माइनस 20। डेल्टा P का मान P2 माइनस P1 मीन्स हो जाएगा 12 माइनस 10 मीन्स 2। अतः हमें डेल्टा Q का मान निकाल आया, डेल्टा P का मान। P मीन्स P1 दैट इज 10, Q मीन्स Q1 दैट इज 100। इट मीन्स अब वैल्यू हम सारी वैल्यू रख देते हैं कि डेल्टा Q का मान रख देते हैं, डेल्टा P का मान रख देते हैं, P का मान रख देते हैं एंड Q का मान। Thus we can get minus 20 upon 2 into 10 upon 100। अब हम देखते हैं क्या, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 2 से 1 1 से और माइनस माइनस से हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, अर्थात वस्तु आरामदायक होगी, आरामदायक होगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मांग की लोच की गणना तथा उसके आधार पर वस्तु का नेचर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम मांग की आय लोच की गणना करते हैं। मांग की आय लोच का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। जब किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन हो, उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को मांग की आय लोच कहते हैं। वास्तव में इसमें पॉजिटिव सिंबल होता है क्योंकि आय और मांग के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अतः Y प्रारंभिक आय है, Q प्रारंभिक मात्रा है, डेल्टा Q मांग में परिवर्तन को दर्शाता है और डेल्टा Y आय में परिवर्तन को दर्शाता है। इस प्रकार मांग की आय लोच बराबर जब किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की हुई मांग में परिवर्तन के अनुपात को ये स्पष्ट करता है। आइए हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता की आय है, प्रारंभिक आय 100 है, उसकी मांग 100 है। यदि आय बढ़कर के 200 हो जाती है तो उसकी मांग बढ़कर के 150 हो जाती है।
तो मांग की आयलोज की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं क्या कि ई वाई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू का मान कितना है यहां पर देख लेते हैं। डेल्टा क्यू बराबर है 150 माइनस 100 मीन्स 50। डेल्टा वाई का मान कितना है यहां पर 200 माइनस 100 मीन्स 100। इस प्रकार ये हो जाता, ये प्रारंभिक स्थिति को दिखाता है, यानी y का मान y1 है एंड q का मान हमारे पास q1 होता है। अब वैल्यू रख दो, तो हमारे पास वैल्यू रखने के बाद आ जाता है 50 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100, क्योंकि y का मान 100 है, q का मान 100 है। अतः 100 से 100 कैंसिल, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 2 यानी 0.5, यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इक्वल टू 0.5 होगी। ये मांग की आयलोज की हम गणना इस प्रकार कर सकते हैं। मांग की आड़ी लोज यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें देखिए इलास्टिसिटी ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब ये होता है कि यदि वाई वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो एक्स वस्तु की मात्रा में हुए परिवर्तन के अनुपात को लिया जाता है। इसे हम ई एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई एक्स वाई से रिप्रेजेंट करने का तात्पर्य ये होता है कि यदि एक्स वस्तु का या वाई वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, वाई वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो एक्स वस्तु की मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ, इसको यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। इसमें दो प्रकार की वस्तुएं हमें नेचर डिफाइन करती है कि वस्तु पूरक है, यदि मान आता है तो उसके आधार पर हम निकालते हैं कि वस्तु पूरक है या वस्तु स्थानापन्न है। या अगर मान 0 आ जाता है, ई एक्स वाई का मान यदि 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इस प्रकार मांग की आड़ी लोच वास्तव में वस्तु के नेचर, पूरकता एवं स्थानापन्नता को स्पष्ट करता है। अब हम ये देखते हैं कि यदि ई एक्स वाई इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ वाई की वैल्यू निगेटिव है तो कमोडिटी विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, अर्थात वस्तुएं पूरक होंगी। जैसे कार और फ्यूल की डिमांड, कार और टायर की डिमांड। वहीं अगर ई एक्स वाई का मान पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, तो कमोडिटी शुड बी सब्स्टिट्यूट होगी, अर्थात वस्तुएं स्थानापन्न होंगी। स्थानापन्नता का तात्पर्य यह होता है कि एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है। इफ ई एक्स वाई का मान 0 तो इट मीन्स नो रिलेशनशिप बिटवीन द गुड्स, वस्तुओं के बीच में वास्तव में कोई संबंध नहीं पाया जाता। इस प्रकार मांग की आड़ी लोच के द्वारा हम वस्तु के नेचर को स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।